हाय गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। वेलकम टू सेशन, वेलकम टू प्लेटफॉर्म। मैं अतुल कुमार आप सबका आज के सेशन में स्वागत करता हूं। गुड इवनिंग जोया, गुड इवनिंग कोमल, गुड इवनिंग पूजा, गुड इवनिंग विपिन, गुड इवनिंग गुड्डू, गुड इवनिंग साक्षी, गुड इवनिंग पंकज, गुड इवनिंग करिश्मा। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं आप लोग, पढ़ाई आपकी कैसी चल रही है, एक बार ये भी बता दीजिएगा, है ना। हाल चाल तो हम लेते ही रहते हैं, लेकिन कभी कभी अपनी पढ़ाई भी बता दीजिए कि सर बढ़िया चल रही है कि सर खराब चल रही है, थोड़ा मन नहीं लग रहा है, तो क्या करना चाहिए सर। तो जवान मूवी आई है, वो देख के आना चाहिए। गुड इवनिंग सुमित्रा, गुड इवनिंग अंजनी, गुड। चलिए आइए सभी लोग जल्दी से। गुड इवनिंग निर्मला। ये पीछे ओके, वेरी गुड। चलिए अच्छी चल रही है ना। हम बहुत कंफ्यूज हैं सर अपनी पढ़ाई को लेकर, पढ़ाई को लेकर ओके। बता दीजिए सर क्या करें, थोड़ा सा मोटिवेट कर दीजिए, मोटिवेट कर दीजिए। चलिए, तो आज हमने शायद एक मोटिवेशन कोट रखा है, ये है आपके सामने। खुद को इतना कमजोर मत होने दो कि तुम्हें किसी के एहसान की जरूरत हो। तो आप स्वयं में अपने आप में इतने मजबूत हैं, ठीक है। सिर्फ अपने अंदर की क्षमता को देखना है कि हम कितने मजबूत हैं। कभी आपने सोचा था कि हम दौड़ लगाने लगेंगे? बचपन में जब आपका जन्म हुआ था तब आपने सोचा था कि हम चलने लगेंगे, कि हम बोलने लगेंगे? नहीं सोचा था ना। और आज आज आप बोलने लगेंगे, है ना। और आज आप में इतनी क्षमता हो गई कि आप किसी अपने ही स्टेज में कोई भी स्टूडेंट हो तो उसे आप समझा सकते हैं कि कैसे कैसे नेट की या जेआरएफ की तैयारी करनी चाहिए। तो आप फिर अपने आप को इतना कमजोर क्यों समझ रहे हैं कि हमसे जेआरएफ नहीं होगा, कि हमसे तैयारी नहीं होगी, है ना। भाई नहीं समझना है, ओके। ये दिख रहा है कि नहीं? यस, मैं खुद में पूरा जहान हूँ। वेरी गुड जोया। गुड इवनिंग चिंकी। खुद को इतना कमजोर मत समझिएगा कि किसी के एहसान की जरूरत हो, ओके। तो आप अपने आप में इतने मजबूत हैं कि कुछ भी कर सकते हैं, है ना। ओके, चलिए। तो आज आगे बढ़ेंगे हम लोग। आज इंटरनेशनल रिलेशन में, अंतरराष्ट्रीय संबंध में अप्रोच, दृष्टिकोण एवं उपागम के बारे में पढ़ेंगे। तो अंतरराष्ट्रीय सिद्धांत अंतरराष्ट्रीय संबंध में बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है और इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। इसमें थिंकर की पुस्तक इंपॉर्टेंट है और कौन सी विचारधारा या कौन सा दृष्टिकोण या उपागम क्या बात करता है उसके बारे में चर्चा हम लोग करेंगे, ओके। यस, जेआरएफ नहीं होगा तब तक नहीं रुकना है, ठीक है। अगर आप ये चीज सोचिएगा कि बचपन में आप धीरे धीरे पहले कैसे चलते थे, हाथ और पैर दोनों से चलते थे। फिर क्या हुआ, पहले तो चलते ही नहीं थे, पहले एकदम लौट जाते थे, है ना। फिर धीरे धीरे चलना स्टार्ट हुआ, फिर दौड़ना स्टार्ट हुआ, है ना। तो ऐसे ही करना है आपको। आपकी छत्र छाया में, देखिए मेरी छत्र छाया में ऐसा नहीं है। देखिए हर एक व्यक्ति अपने आप में कुशल है, ठीक है। हो सकता है आज मैं टीचर हूँ और कल आप लोग हमसे अच्छे भी टीचर हूँ, है ना। तो आप भी हमसे कमजोर नहीं हैं, ठीक। हर कोई एक समय तक एकदम अच्छा नहीं रह सकता, है ना। तो आप भी हमसे अच्छे टीचर भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है, शायद आप लोग जो चीजें समझाते हों स्टूडेंट को, या मान लीजिएगा कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो पढ़ाने जाते हैं तो वो हमसे अच्छा भी समझाते होंगे, है ना। ओके, तो अपने आप को कभी भी
किसी से कमजोर मत समझिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के सेशन को। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अप्रोच में क्या है कि आदर्शवाद के बारे में हम लोग देखेंगे, यथार्थवाद के बारे में, नव यथार्थवाद के बारे में यहाँ देखेंगे। और यहाँ क्या है, अंतरराष्ट्रीय संबंध में भी एक राजनीति है। जैसे हम लोगों ने तुलनात्मक राजनीति को पढ़ा, और तुलनात्मक राजनीति को हम लोग किसके आधार पर भी अध्ययन करते हैं, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर भी उसका अध्ययन करते हैं। तो ऐसे ही यहाँ दो विचार आते हैं, दो दृष्टिकोण आते हैं, एक आदर्शवाद और एक यथार्थवाद। ये लोग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, जैसे जब विश्व युद्ध हो रहे थे, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, फिर द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पता चला कि भाई युद्ध खत्म ही नहीं हो रहे हैं। तो युद्ध होते होते इन दो दृष्टिकोणों का जन्म हुआ। कौन कौन से, आदर्शवाद और यथार्थवाद। इनके बारे में हम लोग यहाँ देखेंगे। सबसे पहले देख लेंगे हैंस जी मॉर्गेनथाउ, H.J. मॉर्गेनथाउ भी कहा जाता है, और इनका पूरा नाम हैंस जी मॉर्गेनथाउ है। ओके, हैंस जी मॉर्गेनथाउ। ओके, तो इन्होंने कहा है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रों के बीच राजनीतिक संबंधों और शांति की समस्याओं का विश्लेषण शामिल है। जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति हम लोग पढ़ते हैं सॉरी, उन्होंने कहा है जो इंटरनेशनल रिलेशन है उसमें हम क्या अध्ययन करते हैं, वहाँ राष्ट्रों के बीच, नेशंस के बीच एक पॉलिटिकल रिलेशन एवं शांति की समस्या, जो शांति की क्या समस्या है जिससे हम लोग शांति स्थापित नहीं कर पा रहे, उनकी समस्याओं का विश्लेषण एवं अध्ययन हम लोग करते हैं अंतरराष्ट्रीय संबंध में। ओके, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में ये चीज क्लियर। अब आता है सबसे पहले पहला दृष्टिकोण। इन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कि शांति कैसे स्थापित की जाए, जो वर्ल्ड वॉर चल रहे थे, तो उनके बारे में ये दृष्टिकोण आते हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम लोगों को शांति कैसे स्थापित करना, इसलिए ये दृष्टिकोण। तो आदर्शवाद, जैसा कि आपको पता है, गांधी जी को जानते होंगे, है ना, कि नहीं जानते, भूल गए? कौन कौन जानता है, बताइए, कौन कौन जानता है गांधी जी को? तो गांधी जी ने अपने आदर्शवाद में क्या कहा था, बताइए। सब जानते हैं ना। तो गांधी जी का आदर्शवाद क्या था, आपको पता होना चाहिए कि सभी लोग आदर्शवादी होंगे। आदर्शवादी अर्थात नैतिकता होगी, मानवता होगी, है ना, ह्यूमैनिटी, मोरलिटी, इसके बारे में बात करते हैं, अहिंसा, नॉन वायलेंस के बारे में बात करते हैं। ओके, यस, चलिए, तो उन्हीं के ये विचार है। और अब आपको समझ में आ गया, एक तो शब्द का अर्थ समझ लीजिएगा, शब्द से आपको समझ में आ जाएगा कि ये दृष्टिकोण विश्व में शांति स्थापित करने के लिए क्या कहता है। ओके, तो सबसे पहले सॉरी, ये मेरी खांसी ठीक नहीं हो रही। आदर्शवाद अंतरराष्ट्रीय संबंध से युद्ध, भूख, असमानता, अत्याचारी बल, दमन और हिंसा को समाप्त करके IR पाठ्यक्रम में सुधार करता है। यह कारण विज्ञान और शिक्षा के आधार पर इन बुराइयों से मुक्त दुनिया बनाने की संभावना में विश्वास रखता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये क्या करता है कि हम लोग भूख मिटा सकते हैं, असमानता जो है उसे मिटा सकते हैं, अत्याचार है उसे मिटा सकते हैं, हम हिंसा का समाप्त कर सकते हैं। अर्थात अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम लोग क्या शांति स्थापित कर सकते हैं। कैसे स्थापित कर सकते हैं? जो अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल रिलेशन है, अंतरराष्ट्रीय संबंध का जो पाठ्यक्रम है उसमें सुधार कर दीजिएगा, उसमें मानवता एवं नैतिकता जोड़ दीजिएगा, तो सुधार हो जाएगा। ठीक है, कैसे? कि हम लोगों से कहेंगे आप अच्छे रहें, हम भी अच्छे रहेंगे। लेकिन ऐसा होता है? नहीं होता है। जैसे कि आपने चाइना को देखा, हम लोग इतने अच्छे हैं लेकिन चाइना कभी सुधरने वाला नहीं है ना। तो कभी ना कभी हमको अपनी सेना तो तैयार करनी पड़ेगी। सेना तैयार करनी पड़ेगी तो फिर क्या होगा? अशांति थोड़ी बहुत तो होगी होगी। तो कभी भी विश्व में शांति स्थापित नहीं की जा सकती। लेकिन यथार्थ आदर्शवादी थिंकर जो कहते हैं
कहते हैं शांति स्थापित की जाती है। ओके, पहले इतना समझ लीजिएगा कि ये कहते हैं ये विचारधारा के थिंकर विश्वास रखते हैं कि विश्व में शांति स्थापित कर सकते हैं। ओके, आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे क्या हुआ और ये दृष्टिकोण उपागम कैसे फैल हुआ। ओके, असफल रहा। यहाँ तक क्लियर है कि आदर्शवाद क्या मानते हैं? एक बार थम्स अप दीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। आईआर का मतलब है इंटरनेशनल रिलेशन। आईआर में राजनीतिक आदर्शवाद विचार के एक समूह का प्रतिनिधित्व करता है और जो एक साथ युद्ध का विरोध करता है। मतलब विश्व में युद्ध नहीं हो सकते। जो भी हमारे अंदर डिस्प्यूट है, हम देशों के अंदर, तो देशों के बाहर भी है, अंदर भी है, तो उन्हें एक शांतिपूर्वक बातचीत से निपटा सकते हैं, युद्ध से नहीं। तो उन्होंने कहा नैतिक मूल्यों पर निर्भर है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों एवं अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के विकास के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सुधार की वकालत करते हैं कि हम लोग नैतिकता एवं मानवीयता के ऊपर निर्भर रह के अंतर्राष्ट्रीय कानून एवं अंतर्राष्ट्रीय समुदायों में सुधार कर सकते हैं। युद्ध की हमें आवश्यकता नहीं है। अगर आपको पता होगा यूक्रेन और रसिया का जो युद्ध हुआ था, तो कहाँ यहाँ पर आदर्शवादी दृष्टिकोण के अनुसार हम लोग देख सकते हैं दुनिया को? बताइए। यस गुड्डू, अगर यूक्रेन और रसिया का युद्ध देखा जाए तो क्या हम लोग देख सकते हैं कि दुनिया में शांति स्थापित कर सकते हैं या नहीं? बताइए। तो यहाँ कहीं ना कहीं आदर्शवाद दृष्टिकोण फेल हुआ, असफल रहा, है ना? ऐसे समझना। अब यथार्थवाद के सबसे बड़े पैरोकार अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने, जिन्होंने राष्ट्र संघ अर्थात लीग ऑफ नेशन के लिए लीग ऑफ नेशन बनाया था, ठीक है, उसके लिए उसके फादर रहे बाचा को लिखा था, ठीक। तो उसमें क्या था कि 19 एवं 20 सेंचुरी की शुरुआत में अंतरराष्ट्रीय संबंधों में विचार के दो सामान्य विद्यालयों को उदय हुआ। दो सामान्य विद्यालय 19 एवं सेंचुरी में कौन से? एक आदर्शवाद और एक यथार्थवाद। यही दो स्कूल है। इसमें यथार्थवादी क्या मानते हैं? यथार्थवादी परंपरा एवं आदर्शवादी। तो यथार्थवादी परंपरा जहां राज्य सत्ता के लिए लगातार प्रतिस्पर्धा करेगा, सैन्य शक्ति के माध्यम से सत्ता सुरक्षा हासिल करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। तो दो स्कूल उत्पन्न हुए 19 एवं 20 सेंचुरी में। अब दोनों स्कूल में क्या हुआ भाई, यथार्थवादी विचारधारा परंपरा के लोग क्या कहते हैं कि जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राज्य अपनी सत्ता प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धा अर्थात एक दूसरे से कंपटीशन करता रहेगा कि हम ज्यादा शक्तिशाली हैं और दूसरा कहेगा कि मैं ज्यादा शक्तिशाली हूँ। जैसे कि आपको पता होगा यूएसएसआर एंड यूएसए युद्ध हो रहे थे, तो दोनों अपने आप को सबसे ज्यादा शक्तिशाली बता रहे थे और वो युद्ध बेफिजूली हो रहा था, अगर आपको पता हो, है ना? पढ़ा भी हो आपने। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये सारे बेफिजूली हो रहे थे, कोई मतलब नहीं था। सिर्फ अपने आप को क्या बता रहे थे? हम ज्यादा शक्तिशाली हैं, हम ज्यादा ताकतवर हैं और हम पूरे दुनिया में राज्य करेंगे, यही चीज दिखा रहे थे। तो हर राज्य अपनी सत्ता बढ़ा रहा था, मतलब कंपटीशन कर रहा था एक दूसरे से कि मैं ज्यादा शक्तिशाली हूँ, और उसके लिए अपनी सेना भी तैयार कर रहा था, सत्ता भी जमा रहा था और अपनी सुरक्षा के लिए भी सेना को तैयार कर रहा था। ये चीजें हो रही थी दुनिया में। तो ये बेफिजूली के युद्ध हो रहे थे, है ना? तो हर कोई भाई जब सारे काम में सक्षम होगा तो खाली दिमाग शैतान का घर होता है। जैसे मोहल्ले में आपके कोई भी हो, अगर आपका पड़ोसी शांत हो, सब कुछ है उसके पास, तो वो आपके बाहर हो सकता है, आपके घर के बाहर अपनी बाइक पार्क कर दे, ठीक है, और आप अपनी बाइक कहीं पार्क ना कर पाए, तो वो फालतू में अपना खर्च वो करेगा, क्योंकि वो अपना विस्तार करना चाहता है, राइट? और उसके लिए झगड़ा हो जाता है छोटी छोटी सी बात पर। ओके, तो साक्षी अभी तो पढ़ा है, क्यों झूठ बोल रही है? कभी नहीं पढ़ा है सर, अभी पढ़ रही है, झूठ नहीं, ठीक है, चले। ऐसे ही दूसरा स्कूल कहता है आदर्शवादी परंपरा, आइडियलिस्ट ट्रेडिशन। ये कहते हैं सेम गांधी जी की विचारधारा मान लीजिएगा। ओके, ये कहते हैं राज्य स्तर पर हम शांति पर बल देंगे, हमें पीसफुल चाहिए, पीस एकदम शांत होना चाहिए। राज्य की कार्रवाई सत्ता को राजनीति से प्रेरित होने की आवश्यकता नहीं। जो राज्य सत्ता होगी
जो राजनीति से प्रेरित ना हो कि हमें अपने राज्य का विस्तार करना है दूसरे राज्य में, हम लोग आराम से शांति से रहेंगे। भारत हरदम किस परंपरा को मानता है? एक आदर्शवाद, नैतिकता, इसको मानता है। ओके, अब ये दोनों विचारधाराएं, इनके अंडर कौन कौन से थिंकर आएंगे, उनकी पुस्तक कौन सी आएंगी, ये सारी हमको यहाँ पढ़ेंगे। और इन्होंने बताए किस कारण युद्ध होते हैं, क्यों होते हैं, युद्धों को कैसे खत्म किया जा सकता है। और यथार्थवादी विचारधारा कहती है कि युद्धों को हम खत्म नहीं कर सकते, वॉर कभी खत्म नहीं हो सकती। ओके, स्क्रीन में क्या डिस्टर्ब कर रहा है? क्यों जो है किसी को डिस्टर्ब कर रहा है? अच्छा, बैकग्राउंड, अरे यार, ये बैकग्राउंड को ना या फिर हम ही हट जाएंगे तो ज्यादा बेटर है। ये मेरा पंखा ना वहीं पे ध्यान जा रहा है, कैमरा सेट कर लीजिए। ओके ओके ओके, करते हैं, 2 मिनट वेट करिएगा, मैं आपको सबको अब हो गया? नहीं हुआ है ना? अब हो गया है ना? थोड़ा और, अब नहीं आएगा। चलिए, ओके ओके, नाइस शॉट है ना जो, चलिए नाइस शॉट। ओके ओके, चलिए, वेरी गुड। तो अब ये चीज क्लियर है आपको, अब आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही अंतरराष्ट्रीय राजनीति एवं आर्थिक संबंध में हितों के सामंजस्य के विचार को 20वीं सेंचुरी में शुरुआती दौर में क्या हुआ, जब यूरोप में प्रथम विश्व युद्ध 1914 में 1941 में, तो वही चीजें ये थोड़ा समझ लीजिएगा। ओके, कि जब विश्व युद्ध चल रहे थे, है ना, तो क्या हुआ था कि भाई देशों में 2 स्कूल उत्पन्न हुए थे, आदर्शवाद एवं यथार्थवाद, जो चीजें हमने आपको स्टार्टिंग में बताई वो सब। ठीक है, तो एक संघ बनाया गया, लीग ऑफ नेशन, विड्रो विल्सन के अनुसार लीग ऑफ नेशन। ओके, जिसमें क्या कि एक संस्था होगी जो देखेगी कि भाई विश्व में शांति स्थापित की जा सकती है। ओके, जब लीग ऑफ नेशन बनने के बाद फिर क्या हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध हो गया था। फिर उसके बाद 1945 में आपका जो बनता है यूनाइटेड नेशन, यूएन, है ना। तो उसमें क्या हुआ, जब लीग ऑफ नेशन के बाद युद्ध होता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तब यथार्थवादी विचारधारा के, यथार्थवादी स्कूल के थिंकर कहते हैं, अगर आदर्शवादी परंपरा से कहते हैं कि अगर आप लोग अपने विचार में ठीक होते और सही होते, अगर आपके विचार सही होते तो आज द्वितीय विश्व युद्ध नहीं होता। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हर राज्य अपनी सुरक्षा के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहा है और हर अपना राजनीतिक विस्तार कर रहा है, इसीलिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर युद्ध होते रहेंगे, अर्थात अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कभी भी शांति स्थापित नहीं की जा सकती
और अगर आज आपको पता है G20 किसकी बात करता है, शांति स्थापित करने की बात करता है, राइट। ये सारी चीजें हैं, इसीलिए ये यथार्थवादी थिंकर और आदर्शवादी थिंकरों में ये डिस्प्यूट रहे हैं कि भाई क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ओके, ये चीज क्लियर। मनीषा, इसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। यूनिट नंबर 5 चल रहा है ये, है ना। अरे मेरा मोबाइल भाई, ये यूनिट नंबर 5 चल रहा है। ओके मनीषा, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। एक ही है, विचारधारा सेम है। हाँ बहुत, बट दोनों थोड़ा अलग। किसकी बात कर रहे हैं आप लोग, उदारवाद और उसकी आदर्शवाद। देखिए दोनों ठीक है, सेम है। ओके, ज्यादा कोई अंतर नहीं है। चलिए ऐसे ही ये पढ़ लेना आप, ठीक है। ये सारी चीजें वही कहते हैं। ओके, अब आदर्शवाद की कुछ विशेष मान्यताएं हैं, बुनियादी मान्यताएं हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। ये बात करते हैं, क्या करते हैं कि मानव प्रकृति अच्छी होती है, मानव अच्छे होते हैं, इसलिए हम लोग युद्ध खत्म कर सकते हैं। अगर मानव अच्छा होता तो यूक्रेन में युद्ध होता, यूक्रेन एवं रसिया का युद्ध होता, नहीं होता ना। आपके मोहल्ले में आपके पड़ोसी से थोड़ी बहुत बुराई ना होती, है ना। परोपकारिता होती है, परस्पर सहायता होती है, लोगों में सहयोग की क्षमता, सहयोग होता है ना। दूसरों के कल्याण के बारे में लोग सोचते हैं। बुरा मानव व्यवहार बुरे लोगों का नहीं बल्कि दुष्ट संस्थानों एवं संरचनात्मक व्यवस्थाओं द्वारा उत्पन्न होता है। अब इसी चीज को समझिएगा। आदर्शवाद विचारधारा के जो या दृष्टिकोण उपागम कहें, इसके जो थिंकर हैं वो लोग मानते हैं कि जो युद्ध हो रहे हैं वो मानव से नहीं हो रहे हैं। मानव तो बहुत अच्छा होता है ना। मानव परोपकारी होता है, सहयोग करता है वो, है ना, कोऑपरेट करता है, जैसे वेलफेयर करता है, उनसे नहीं होते। युद्ध किनसे होते हैं, ये लोग सारा जो बुरा मान लेते हैं किसको, संस्थाओं, इंस्टीट्यूशन एवं इंस्टीट्यूशन की जो स्ट्रक्चर सिस्टम है उसको ये लोग खराब ठहरा देते हैं कि संस्थाएं खराब हैं इसलिए युद्ध होते हैं। ओके, तो जो लोगों को निस्वार्थ रूप में काम कार्य करने एवं युद्ध करने हेतु दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रोत्साहन करते हैं, जो एक दूसरे राज्य की देशों की संस्थाएं हैं वो लोगों को युद्ध करने के लिए प्रेरित करती हैं। आदर्शवादी थिंकर ये मानते हैं। ओके, अर्थात लोगों को बुरा नहीं मानते। क्लियर, आगे ये कहते हैं युद्ध अंतरराष्ट्रीय प्रणाली की सबसे खराब विशेषता का प्रतिनिधित्व करता है। युद्ध अपरिहार्य नहीं है, मतलब आवश्यक नहीं है। इसे प्रोत्साहित करने वाली संस्थागत व्यवस्थाओं को समाप्त कर देंगे तो युद्ध समाप्त हो जाएंगे। ओके, कहने का तात्पर्य इनका ये है कि संस्थाएं खराब होती हैं, कि लोग आपस में बात करते हैं कि हमको बढ़ना कैसे है। देश जब आपस में बात करते हैं कि हमें बढ़ना कैसे है, तब वो संस्थाएं कहती हैं कि हम दूसरे देश में आक्रमण करेंगे या हम अपने हथियार बनाएंगे और उनका प्रयोग करेंगे। फिर दूसरी संस्थाएं देखेंगी और दूसरे देश देखेंगे तो दूसरे देशों के अंदर क्या आएगा कि हम अपनी शक्ति बढ़ाएंगे, और फिर दूसरा देश कहेगा हमें इससे डर लग रहा है, हम भी अपनी शक्ति बढ़ाएंगे। होता है राइट। जैसे भारत ने परमाणु जब यंत्र बना था हमारे यहाँ, न्यूक्लियर वेपन बना था, तो तुरंत पाकिस्तान ने बना लिया था, राइट। तो ये चीजें कहीं ना कहीं व्यक्ति को डर भी पैदा करती हैं कि हमारी सुरक्षा कौन करेगा, तो वो अपने आप में सक्षम हो जाते हैं। ओके, जैसे गांधी जी बोलते थे पाप से नफरत करो, पापी से नहीं, उसी तरह यस गुड्डू। ओके, समझ में आया। अगला, युद्ध एक अंतरराष्ट्रीय समस्या है जिसे खत्म करने के लिए हमें राष्ट्रीय प्रयासों के बजाय वैश्विक प्रयासों की आवश्यकता है। अब इस विचारधारा, इस उपागम के थिंकर कहते हैं कि युद्ध क्या है, एक अंतरराष्ट्रीय समस्या है, तो उसके लिए हमें राष्ट्रीय स्तर पर हम कुछ नहीं कर सकते, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ग्लोबल लेवल पर हम लोग कुछ करेंगे। G20 में क्या होगा, एक ग्लोबल लेवल पर डिसीजन लिए जाते हैं। सॉरी, तो उसमें क्या है कि भाई कैसे हम लोग क्या करेंगे, राइट। ये चीजें क्लियर। चलो आगे बढ़े।
अंतरराष्ट्रीय समाज को उन संस्थाओं को खत्म करने के लिए खुद को पुनर्गठित करना होगा जो युद्ध एवं अधिक संभावित बनाते हैं। तो वो बात करते हैं कि अंतरराष्ट्रीय समाज में उन संस्थाओं को खत्म करने के लिए खुद को पुनर्गठित करना पड़ेगा। उन संस्थाओं को खत्म कर दीजिएगा या उनकी कमियां जो है उन्हें हटा दीजिएगा और अपने आप को पुनर्निर्माण कीजिएगा, रीस्ट्रक्चर करिएगा। ओके, ये चीज आपको याद रखनी है। अब इन्होंने बताया, आदर्शवादियों ने, कि अंतरराष्ट्रीय समस्याओं के समाधान में सुधार के सुझाव दिए कि कैसे हम लोग सुधार कर सकते हैं। पहले हमें क्या बताया कि अंतरराष्ट्रीय समस्याएं वो कैसे आ रही हैं। अब यहाँ ये लोग सुधार बता रहे हैं। ओके, कि नैतिक राष्ट्रों को अपने अंतरराष्ट्रीय व्यवहार में नैतिकता सिद्धांतों के अनुसार काम करना चाहिए, मोरालिटी होना चाहिए, ह्यूमैनिटी होनी चाहिए इसके, और गैर पक्षपात नीतियों का पालन करना चाहिए। ऐसे हम लोग खत्म कर सकते हैं। हम लोग, भारत हरदम नैतिक रहा, तो नैतिकता हम लोगों ने अपनाई, उससे आपको क्या मिला? कुछ मिला? नहीं मिला ना। तो ये कहीं ना कहीं गलत हो गया अपने आप में। लेकिन इन्होंने ये समाधान दिए। जब हम लोग यथार्थवाद को पढ़ेंगे तब वो लोग इनकी आलोचना करेंगे कि भैया ये लोग जो कह रहे हैं वो गलत है ना। अगला, प्रादेशिक राज्यों की प्रतिस्पर्धा और युद्ध प्रवण व्यवस्था को बदलने के लिए सुपरनेशनल संस्थानों का निर्माण करें, जैसे विश्व संघ या एक विश्व के आदर्श की कामना। ओके, एक ऐसा नेशन स्टार्ट करें जैसे यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र, है ना। यूएन का निर्माण क्यों किया गया? इसी के लिए किया गया कि भाई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति स्थापित की जा सके। ओके, ये चीजें क्लियर। इन्होंने कुछ कारण भी बताए हैं कि किन कारणों से विश्व में युद्ध हो रहे हैं और उनके समाधान के लिए कुछ सुधार भी बताए हैं। इन्होंने सारी चीजें बताई। ठीक है, अब यहाँ तक क्लियर है आपको? जैसे इन्होंने युद्ध की शुरुआत को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के लिए युद्ध कौल के कानूनी नियंत्रण का प्रयोग करने का प्रयास भी किया है। 1928 में कैलाग-ब्रियान संधि के बारे में इन्होंने चर्चा की। इस संधि में क्या होगा? जिसने युद्ध एवं राष्ट्रीय नीति के एक उपकरण के रूप में गैर कानूनी घोषित कर दिया जाए। युद्ध गैर कानूनी। वैश्विक निशस्त्रीकरण एवं शस्त्र नियंत्रण की दिशा में भी इन्होंने प्रयोग किए। अधिनायकवाद का उन्मूलन, अर्थात अधिनायकवाद को हटाने की बात की है। टोटलिटेरियनिज्म। ओके, अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली का पुनर्गठन किया है, रीस्ट्रक्चर इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम। अंतरराष्ट्रीय व्यापार की बाधाओं को दूर करने के लिए प्रयास भी किए हैं। ये इन्होंने काम किए हैं बड़े स्तर पर। ओके, अब ये चीजें क्लियर हुई आपकी? यहां तक सब चीज क्लियर? ओके, वेरी गुड। अब बात आती है, इनकी आलोचना भी हुई। आलोचना किसने की? E.H. कार एवं कैगाली बिटकॉफ। ये दोनों थिंकर जो यथार्थवादी हैं, इन्होंने आलोचना की। इन्होंने कहा कि भैया अगर आप कह रहे हैं कि शांति स्थापित की जाए, हमने मान लिया कि शांति स्थापित कर ली और हमने एक वैश्विक लीग ऑफ नेशन भी बनाया था, राष्ट्र संघ, है ना, लीग ऑफ नेशन भी बनाया था। तो क्या हुआ? आपको शांति स्थापित हुई? क्योंकि ये लोग कहते हैं एक वैश्विक स्तर पर एक संस्था बनानी चाहिए, यूएन बनाए। अब यूएन भी बना तब भी युद्ध बंद नहीं हुआ। तो लीग ऑफ नेशन से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बनाया गया और फिर से सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया था। तो E.H. कार ने कहा कि यह शक्ति की राजनीतिक अपेक्षा शक्ति स्थिर है जिसे शासन कला से समाप्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने यथार्थवादियों, आदर्शवादियों को यूटोपियन और उनके अध्ययन की घटना का यूटोपियन बात पर जोर दिया कि ये लोग कल्पना लोगी हैं और ये लोग बात करते हैं तो ऐसा हो नहीं सकता है। ठीक है, कैगाली बिटकॉफ ने टिप्पणी करी है कि अधिकांश आदर्शवादियों के कार्यक्रम सुधार की कभी कोशिश नहीं की गई है, इससे भी कम हासिल किया है। ओके, आदर्शवादी बात करते हैं क्या होना चाहिए, क्या है उस पर बात नहीं करते। ओके, तो इन दोनों थिंकर ने बात कही है कि भाई जो लीग ऑफ नेशन, सर इसमें थिंकर नहीं है, सिर्फ आइडियोलॉजी है, आगे थिंकर है गुड्डू। ओके, इसमें बात कही गई है। E.H. कार एवं कैगाली बिटकॉफ, यथार्थवादी जितने भी थिंकर, उन्होंने आलोचना की कि भैया आपने कहा संस्थाओं का पुनर्निर्माण, रिस्ट्रक्चर कर देना चाहिए, हमने सब कुछ कर लिया, हमने लीग ऑफ नेशन की स्थापना कर दी, तब भी युद्ध नहीं हुए और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। अगर आप अपने
विचारों या आपने जो रिसर्च की है उस पर अगर आप सत्य थे तो फिर युद्ध क्यों हुए? युद्ध होने ही नहीं चाहिए थे। और यथार्थवादी विचारधारा बात करती है कि युद्ध समाप्त नहीं किए जा सकते, क्योंकि विश्व स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हर एक देश एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा अर्थात कंपटीशन करेगा। ओके, क्लियर है यहाँ तक? अब ईएच कार, केगाली, विटकॉफ, हेंस मॉर्गन था, ये सारे थिंकर आते हैं यथार्थवादी विचारधारा में। ओके, ये थोड़े निष्कर्ष आप लोग पढ़ लीजिएगा। और अब आते हैं हम लोग यथार्थवादी विचारधारा पर। अब यथार्थवादी विचारधारा को पढ़ेंगे तो आदर्शवादी विचारधारा में जो भी आपके डाउट होंगे वो यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि जब तक आप अच्छे और बुरे दोनों के बारे में नहीं पढ़ते तब तक हम लोग अंतर नहीं कर सकते किसी चीज में। ओके, तो एक बार थम्स अप दीजिएगा, फिर हम लोग बढ़ेंगे यथार्थवादी विचारधारा, यथार्थवादी दृष्टिकोण या उपागम की ओर देखिए। ओके, चलिए यहाँ तक क्लियर भाई? ओके, वेरी, आगे बढ़ते हैं। यथार्थवाद इस आधार का प्रतिमान है कि विश्व राजनीति अनिवार्य रूप से अपरिवर्तनीय रूप से अराजकता के तहत सत्ता और स्थिरता के स्वैच्छिक राज्यों के बीच एक संघर्ष है। अर्थात राज्यों के बीच क्या रहेगा? संघर्ष रहेगा, एक युद्ध होता रहेगा, है ना, कंपटीशन होता रहेगा, प्रतिस्पर्धा रहेगी। प्रत्येक प्रतिस्पर्धी राज्य अपने स्वयं के राष्ट्रीय हितों का पीछा करेगा। मतलब हर राज्य अपने, उसकी जो सेल्फ इंटरेस्ट होंगे उसके पीछे वो भागता रहेगा। हर राज्य अपनी शक्ति को बढ़ाएगा, हर राज्य अपने लिए व्यापार की ओर बढ़ेगा, है ना। राज्य एक तरफ तो बैठा नहीं रहे कि भाई अब हमने विकास कर लिया बस खत्म। जैसे आपने जेआरएफ निकाल लिया तो आप कहेंगे कि जेआरएफ निकल गया बस अब हम बैठेंगे, ऐसा तो होगा नहीं। आपके आगे जो हित होंगे कि पीएचडी करेंगे, प्रोफेसर बनेंगे, प्रोफेसर के बाद क्या करेंगे? आप अपनी बुक पब्लिश करेंगे, है ना। फिर आपके अंदर ये आएगा विचार कि हम एचओडी बनेंगे, फिर आएगा कि वाइस चांसलर बनेंगे, है ना। तो ऐसे आप अपने जो भी आपके सेल्फ इंटरेस्ट हैं, स्वयं के जो हित हैं, उन पर आप काम करते हैं। तो ऐसा ही राज्य अपने स्तर पर अपने राष्ट्रीय हितों के स्तर पर काम करता है। भारत अपने राष्ट्रीय हितों पर काम करता है ना। तो ऐसे ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यथार्थवादी दृष्टिकोण उपागम में यही कहा जाता है कि हर राज्य अपने स्तर पर काम करता है, अपने राष्ट्रीय हितों के बारे में सोचता है, प्रतिस्पर्धी अर्थात कंपटीशन करता रहता है, संघर्ष करते रहता है। ओके, आगे आते हैं कैगाली एवं विटकॉफ। एक विश्व जो दुनिया राजनीति स्वरुचि वाले राज्यों के बीच अराजकता के तहत सत्ता और स्थिति के लिए संघर्ष है, जिसमें प्रत्येक प्रतिस्पर्धी राज्य अपने स्वयं के राष्ट्रीय हितों का पीछा करता है। ओके, अर्थात राज्य अपने हितों के बारे में जानेगा, दूसरा का क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है नहीं होगा। राज्य नैतिकता नहीं होगी, राज्य में मोरलिटी नहीं होगी। ओके, क्लियर? ये चीज समझ में आ गई? अब इतिहास थोड़ा देख लेते हैं। क्या? यथार्थवादी अंतरकाल 1919 और 1939 1990 और 1939 दौरान आदर्शवाद के लिए एक चुनौती के रूप में उभरता है यथार्थवाद, जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था, लेकिन यहाँ भी समझ लीजिएगा। उन्होंने कई आधारों पर आदर्शवाद की आलोचना की कि उन्होंने सत्ता की भूमिका को नजरअंदाज कर दिया था। यथार्थवादी दृष्टिकोण उपागम के थिंकरों ने क्या मना कर दिया था कि सत्ता के बारे में उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया था। इंसानों के तर्क संगत होने की हद को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया कि इंसान तार्किक होते हैं और वो अच्छे के लिए सोचते हैं, हर किसी का भला चाहते हैं, इसलिए युद्ध नहीं हुई। तो गलती यह मानी थी कि राष्ट्र राज्यों में कुछ हित हैं और वे अत्यधिक आशावादी थे, युद्ध को रोका जा सकता है। अगर युद्ध को रोका जा सकता था आदर्शवादी विचारधारा के अनुसार तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं। ओके, क्लियर? तो 1939 द्वितीय विश्व युद्ध के प्रकोप ने कम से कम यथार्थवादियों के लिए एक
भविष्यवाणी को गलत कर दिया। आदर्शवादियों की एक युद्ध फिर से हो गया था और एक महान बहस छिड़ी 1930 एवं 40 के दशक में कि आदर्शवादियों की नई पीढ़ी यथार्थवादी लेखकों एच कार, हैंस मॉर्गन, थाउ रियन, नेवर यथार्थवादी विजय होते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया था, तो इस वजह से ये लोगों के जो विचार दिए थे इन लोगों ने, तो ये लोग सत्य हो गए। ओके, यथार्थवाद अर्थात रियलिज्म, वास्तविकता क्या है उसके बारे में ये लोग बात करते हैं। ओके, और आदर्शवादी कहते हैं होगा, राज्य अच्छा होगा, लेकिन काम नहीं करते, सिर्फ बात करते हैं। ठीक है, क्लियर। अब यथार्थवाद की कुछ हम लोग विचार और कुछ धारणाएं देख लेते हैं। ये लोग क्या कहते हैं कि मानव स्वभाव एक निराशावादी दृष्टिकोण है, अर्थात वो लड़ता रहता है, कभी स्वतंत्र नहीं है। ओके, संतुष्ट नहीं किया जा सकता है उसे। अगला पॉइंट, एक दृढ़ विश्वास के अंतरराष्ट्रीय संबंध आवश्यक रूप से संघर्षपूर्ण है। अंतरराष्ट्रीय संबंधों को अंततः युद्ध द्वारा हल किया जा सकता है। अंतरराष्ट्रीय जब संघर्ष हो जाते हैं तो उन्हें युद्ध ही द्वारा खत्म किया जा सकता है, बातचीत द्वारा होता ही नहीं। आज पाकिस्तान बातचीत से मानता तो जो भी वॉर हुए हैं वो ना होते। चाइना बातचीत से मानता तो जो भी वॉर हुए हैं वो ना होते, है ना। यूक्रेन एवं रसिया दोनों बातचीत सेटलमेंट हो जाता तो कभी युद्ध ना होता। रसिया ने सिर्फ यही तो कहा, भाई तुम हमारे पुराने भाग थे, आ जाइए फिर से मिल जाएंगे, लेकिन आप दूसरों की ओर भाग रहे हैं, आप हमारे ही दुश्मन के पास भाग रहे हैं, तो हम कैसे शांत बैठ सकते हैं, है ना। समझ में आ गया। ओके, वर्ल्ड वॉर क्या होता है? साक्षी, वर्ल्ड वॉर में पता नहीं है, विश्व युद्ध हुए थे जो। एक काम करिएगा, आज आपके लिए होमवर्क है साक्षी, जिनको भी वर्ल्ड वॉर पता नहीं है आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में पढ़ना है और तीसरा कोल्ड वॉर के बारे में पढ़ना है। ओके, आप लोग ये चीजें पढ़ेंगे। ओके, WW1 एंड WW2 इन दोनों के बारे में आपको पढ़ना है और तीसरा कोल्ड वॉर। ये आप पढ़ेंगे तब आपको IR और अच्छे से समझ में आएगा। ओके, ठीक है। बाकी स्टूडेंटों को जिनको पता है तो उनको ये चीजें समझ में आ रही है ना। किन किन को पता है? ओके, वेरी गुड। एक बार सभी लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है, रिवाइज हो जाएगा। उनमें ये भी देख लीजिए कौन कौन से कंट्री थे, किन किन के बीच हुआ, बस, और किन कारणों से वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, क्या है बर्लिन की दीवार, ये सारे बहुत चीजें हैं, तो उनमें मैन पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए। ओके, यस, वो विचारधाराओं का युद्ध है, विचारों का युद्ध। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा एवं राष्ट्र के अस्तित्व के मूल्यों के लिए एक उच्च सम्मान। हर कोई अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा करता है, राज्य के लिए अपनी वैल्यूज बनाता है और उसके लिए सम्मान के लिए बात करता है। आज अमेरिका को सम्मान क्यों दिया जाता है? कि अमेरिका एक अच्छा है, मतलब बात करने में अच्छा नहीं हो, शक्तिशाली है, इसलिए तो सम्मान देते हैं, है ना। एक बुनियादी संदेह, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में प्रगति हो सकती है जितनी तुलना घरेलू राजनीति जीवन में की जाती है। ओके, हर कोई, जैसे आप अपने राज्य के लिए अंदर जितना सोचते हैं वैसा ही आप लोग बाहर, जैसे मोदी जी इंटरनेशनल राजनीति में हर वो रखते हैं एक अपना है ना, डिप्लोमेट्स रखते हैं, तो वो अंतरराष्ट्रीय संबंध में अपने हित क्या होंगे और हमारा सम्मान कैसे क्या होगा, आज भारत का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सम्मान कैसा होगा, ये सब आपको पता है, ठीक है। यस यस चलिए, तो अगर कभी कभी वो मिसाइल परीक्षण करते हैं जितने भी देश, वो सिर्फ परीक्षण क्या क्यों करते हैं पता है आपको? कभी आपने सोचा हो? इसलिए करते हैं कि वो तो अपना व्यापार कर रहे हैं ना, उन्होंने बनाया
कि हमारी मिसाइल बहुत अच्छी है, आसमान में इतनी ऊंची जाएगी और फिर ये धरती पर आकर कहीं भी दुश्मन होगा उसे मार देंगे। क्यों करता है? क्योंकि जिन देशों में डर है कि उन्हें आतंकवाद से लड़ना है तो वो हमारे वेपन खरीदेंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे क्या होता है, जो डॉक्टर दवा बेचता है तो समझ लीजिएगा समस्या उसी ने खड़ी की होगी, है ना। यूएसए आतंकवाद भी फैलाता है कहीं ना कहीं। ठीक है, आतंकवाद के लिए अगर आतंकवाद जड़ से खत्म होता सारे देशों के, देखिए आतंकवादियों को कहीं ना कहीं से तो फंडिंग मिलती है, कोई ना कोई देश देता है। ठीक है, उन्हें फंडिंग देना सारे देश बंद कर देंगे तो क्या होगा, किसी का व्यापार नहीं चलेगा, है ना। वेपन्स कहाँ से बेचेंगे, सेलिंग नहीं होगी ना, क्योंकि जब आतंकवादी ही नहीं रहेंगे तो उनका व्यापार बिजनेस ठप। और अमेरिका किससे चलता है, व्यापार से ही तो चलता है, कोई रॉ मटेरियल है नहीं उसके पास, है ना। इसकी विचारधारा भी दुनिया में यस यस चलिए क्लियर। तो कहीं ना कहीं जब हम लोग पढ़ेंगे, एक काम और याद रखना कि आतंकवादी संगठन भी हैं, यूएसए के हैं, इंडिया के हैं, कई हैं जो एक दूसरे देश में कहीं ना कुछ ना कुछ करते हैं। ठीक है, तो इतनी चीज याद रखिएगा, जो बीमारी फैलाता है उसी के पास दवा होती है ना। तो अब यथार्थ बात, तीन 3S पर काम करता है। 3S कौन से? स्टैटिसिज्म अर्थात राज्यवाद। वो अपने सिर्फ राज्य के बारे में सोचते हैं। क्या राज्य एक विश्लेषण इकाई है, राज्य पर अध्ययन करते हैं कि राज्य स्वयं में है, सुरक्षा के लिए आवश्यक होने पर राज्य पर बल प्रयोग करने के लिए बाध्य है। अगर हमारे राज्य के लिए कहीं से असुरक्षा है तो हम किसी के ऊपर, मतलब जिससे हमें असुरक्षा है उस पर हम बल प्रयोग कर सकते हैं, युद्ध कर सकते हैं बिना सोचे समझे। राज्य के बिना कुछ भी पूरा नहीं किया जा सकता, मतलब राज्य हमारा सर्वोपरि है यथार्थवाद के अनुसार। ओके, निर्वात में शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता, अर्थात खाली वैक्यूम में शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता, ये फालतू में शक्ति का प्रयोग नहीं करते। ओके, दूसरा है सर्वाइवल, जीवित रहना। उत्तर जीवता जीवता अन्य उद्देश्यों के लिए एक पूर्व शर्त है। राज्य के अस्तित्व के बिना कुछ भी पूरा नहीं किया जा सकता। राज्य सर्वोपरि होगा, कि हम अपने आप के अपने राज्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोपरि मानेंगे। हमारे राज्य के हित में जो चीजें होंगी हम वो अप्लाई करेंगे, राज्य के अहित के लिए होंगी हम उन पर कतई सहमति नहीं देंगे। ओके, राज्य के बिना सभी उपलब्धियां बेकार हैं। राज्य सर्वोपरि, ऑल अचीवमेंट आर यूजलेस विदाउट स्टेट। ओके, स्वयं सहायता पर विश्वास करते हैं, सेल्फ हेल्प, मतलब हम किसी को ये नहीं कह सकते कि आप हमारी मदद कीजिए, या हम किसी के भरोसे नहीं रह सकते। तो ये लोग जो मानते हैं कि हम अपनी सुरक्षा स्वयं करेंगे, हम कंपटीशन भी करेंगे, हम अपनी सुरक्षा के लिए वेपन भी इकट्ठा करेंगे, हम अपनी सेना भी बढ़ाएंगे, हम अपने सब कुछ व्यापार भी बढ़ाएंगे, सब कुछ करेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में सुरक्षा के लिए किसी भी राज्य पर भरोसा नहीं करते ये, और राज्यों को दूसरों का भरोसा मुश्किल होता है। अगर आप अपने पड़ोसी पर ये भरोसा कर सकते हैं कि मैं बाहर जा रहा हूँ, आप अपने घर को, मेरे घर को थोड़ा देख रहे हैं, आपने कभी भरोसा किया? बताइए, नहीं किया ना। और अगर पड़ोसी के यहाँ, आपके पड़ोसी के यहाँ नया मकान बन रहा हो आपके बगल में, और आपके यहाँ पानी की व्यवस्था है, तो आप उसे देते रहेंगे जब तक उसका काम चलेगा, रेगुलर तो देंगे नहीं, क्योंकि पहले आप अपना भी देखेंगे। देखेंगे, सेम ऐसा ही देश के स्तर पर है, राइट। और जैसे मान लीजिए आपके घर में सब्जी चाहिए, दूसरे घर में भी चाहिए पड़ोसी में, तो सबसे पहले आप अपने घर में सब्जी लाएंगे कि दूसरे को देंगे? सबसे पहले आप अपने बारे में सोचेंगे, राइट। तो ऐसा ही 3S के बारे में जो यथार्थवादी विचारधारा दृष्टिकोण के थिंकर कहते हैं कि 3S में क्या होगा, सर्वाइवल, सेल्फ हेल्प एंड स्टैटिज्म, अर्थात राज्यवाद। पहले हम अपने बारे में सोचें। ओके, क्लियर। और जो नहीं सोचेंगे वो भैया नैतिकता में जाएंगे, तो उनके यहाँ क्या होगा भाई, सब्जी बनेगी नहीं और पानी रहेगा नहीं। ठीक है, क्लियर यहाँ तक।
एक बार थम्स अप दीजिए और उसके बाद हम लोग आगे बढ़े। ओके, चलो। अब हैंस जी मॉर्गेनथाउ आते हैं। मॉर्गेनथाउ की पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी पॉलिटिकल अमंग नेशन, ठीक है, ये पुस्तक आपको याद रखना है। इसमें इन्होंने कहा है, इनके 6 प्रिंसिपल हैं, इन्होंने बताए, यथार्थवादी थिंकर हैं, और इसमें ये बात करते हैं कि राजनीतिक पुरुषों पर सत्ता के लिए एक संघर्ष है, इसका अंतिम उद्देश्य जो भी है वो शक्ति प्राप्त करना है। शक्ति इसका तात्कालिक लक्ष्य, और इसे प्राप्त करने और बनाए रखने की और प्रदर्शित करने के तरीके क्या है, राजनीतिक कार्रवाई, तकनीकी का निर्धारण। अर्थात जो भी कोई भी देश हो जो संघर्ष करते हैं, उनके तात्कालिक जो लक्षण होते हैं, सॉरी लक्ष्य होते हैं, गोल्स होते हैं, वो शक्ति प्राप्त करना होता है और उसे बनाए रखना। और उसके लिए क्या करते हैं रहते हैं वो, कि शक्ति को, हम पावर को दिखाने के लिए क्या करेंगे, राजनीतिक कार्रवाइयां कुछ ना कुछ करते रहेंगे। जैसे अमेरिका एक बार शक्ति प्राप्त कर ली, अब वो अपनी शक्ति दिखाने के लिए कहीं कुछ करता रहेगा, कहीं कुछ करता रहेगा, है ना। कहीं वो फ्री में किसी देश की सहायता करने की अपनी शक्ति दिखाएगा ना, बहुत पैसा है, बहुत पावरफुल है, राइट। तो ऐसे ही मॉर्गन था, वो कहते हैं कि भाई ये चीजें देश लाता है। इन्होंने 6 प्रिंसिपल दिए हैं, 6 प्रिंसिपल आपको याद करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला प्रिंसिपल ये बात करते हैं राज्य के लिए, राजनीतिक उद्देश्य कानूनों द्वारा शासित होती है। अंतरराष्ट्रीय संबंध में यह सिद्धांत एक तर्क संगत सिद्धांत है जो इन कानूनों को दर्शाता है। तो भाई हर एक राज्य अपने तर्क संगत अर्थात तार्किक रूप से अपने कानूनों को अप्लाई करेगा और अपने उद्देश्य के लिए कानूनों द्वारा शासित होगा। अगला राजनीतिक स्वायत्त क्षेत्र है, हर एक राज्य अपने स्वयं द्वारा अपने डिसीजन ले सकता है, अर्थात व्यक्तिगत नैतिकता से स्वतंत्र है। भाई अपना स्वायत्त क्षेत्र है, अपने आप वो स्वयं काम करेगा, किसी प्रकार की मॉरलिटी नहीं अपनाएगा। अंतरराष्ट्रीय राजनीति राष्ट्रीय हितों के बारे में है, स्वयं के हित, हालांकि हित प्रतिबंधित करते हैं राजनीतिक सांस्कृतिक संदर्भ में, जिससे अंतरराष्ट्रीय नीति तैयार की जा सके। वो अपने ऐसे हित प्रतिबिंबित करते हैं कि जिससे कि फॉरेन पॉलिसी अपनी स्वयं की तैयार कर सके, ओके। और वो कहते हैं कि नैतिकता सार्वभौमिक नैतिकता सिद्धांतों से अलग है। जो हमारी मॉरलिटी है वो अंतरराष्ट्रीय मॉरलिटी के बारे में अलग है, ये दोनों अलग है ना। तो विश्व राष्ट्र अपनी राष्ट्रीय आकांक्षाओं को अन्य राष्ट्रों पर नहीं थोप सकता। कि हमारा उद्देश्य है कि हम फ्री शिक्षा दें, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि पाकिस्तान में फ्री शिक्षा दें। हो सकता है पाकिस्तान के पैसा ना हो, है ना। कि हम कहें, मोदी जी कहें कि हम किसानों को 1-1, 2-2 हजार रुपए फ्री दे रहे हैं, तो पाकिस्तान भी दे, पता चले पाकिस्तान को खाने के लिए खुद है नहीं, आप कह रहे हैं पैसा दे, तो ऐसा नहीं हो सकता, ओके। जैसे कि हम, सर एक बार 6 प्रिंसिपल को इंग्लिश में डिस्कस कर दीजिए। ओके सुमित्रा, हम करते हैं। तो तो जैसे कि मान लीजिएगा कि हमने कहा आप हैं, हमने कहा कि हमें आलू पसंद है या पनीर पसंद है, हम आपसे कहें कि आप लौकी खा लीजिए, तो आपको पसंद है नहीं है, या आपको पनीर पसंद ना हो और हम आपसे कह रहे हैं पनीर खा लीजिएगा, है ना, तो हम दूसरे पर नहीं थोप सकते हैं। मानव प्रवृत्ति का निराशावादी ज्ञान अंतरराष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में, अर्थात मानव स्वाहित एवं मानव एक नैतिक नहीं है, मानव स्वार्थी है, इसके बारे में बात करते हैं। वो हैंस मॉर्गन था, वो पॉलिटिकल अमंग नेशन 1948 में इनकी बुक ये पब्लिश होती है। इस बुक में एमिनस डोमिनेंडी के बारे में बात करते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कल, ओके। 6 प्रिंसिपल में आपको देखना है, पॉलिटिक्स इज गवर्न बाय ऑब्जेक्टिव लॉ आईआर थ्योरी, रैशनल थ्योरी रिफ्लेक्टेड दीज लॉज। तो ये हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है अभी कि भाई कुछ नियम कानून द्वारा इनकी पॉलिटिक्स राजनीति चलेगी। ऑटोनमस स्पेयर, तो स्वयं स्वायत्त क्षेत्र मतलब स्वयं के स्वयं डिसीजन लेना, है ना। जैसे आपने कहा मुझे जेआरएफ करना है, ठीक है, तो मैंने कहा मुझे जेआरएफ नहीं करना है ना, तो आपके पास स्वयं ऑटोनमस है ना कि आप अपना डिसीजन स्वयं, ओके। सुमित्रा, सुमित्रा यहाँ क्लियर है दोनों पॉइंट?
सुमित्रा, दोनों पॉइंट क्लियर हैं आपको कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक एंड पर्सनल मोरालिटी, स्वयं में मोरल है लेकिन हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोरल नहीं है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज अबाउट नेशनल इंटरेस्ट, थ्रू दीज इंटरेस्ट डिफरेंट। स्वयं के आपके हित होंगे, हम दूसरों पर हित नहीं थोप सकते हैं। पॉलिटिकल कल्चर एवं कल्चर कॉन्टेक्स्ट विद इन विच फॉरेन पॉलिसी, जो हमारी नैतिकता होगी वो हम अपनी पॉलिसी में अप्लाई करेंगे। ओके, अगला है पॉलिटिकल एथिक्स इज डिफरेंट फ्रॉम यूनिवर्सल मोरल एथिक्स। मोरल प्रिंसिपल, जो हमारी नैतिकता है, जो राजनीतिक हमारी नैतिकता है, उसे हम अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता से अलग है। अगर हम उसे अप्लाई करेंगे तो हम कहीं ना कहीं धोखा खा जाएंगे। ओके, पर्टिकुलर नेशन कैन नॉट बी एम्फसाइज देयर नेशनल एस्पिरेशन ऑफ अदर नेशन। हम दूसरों पर अपनी चीजें थोप नहीं सकते। ओके, नेट प्रॉब्लम सबको हो रहा है क्या? चलो अगला है नॉलेज ऑफ ह्यूमन नेचर इन द सेंटर ऑफ नेशनल पॉलिटिक्स। ह्यूमन नेचर के बारे में बात करते हैं कि ह्यूमन नेचर कैसा है, पेसिमिस्टिक्स अर्थात निराशा, मतलब एक स्वार्थी। ओके, यहाँ तक क्लियर है सुमित्रा आपको? सुमित्रा, कोई आपका जवाब नहीं आया? चलिए कोई बात नहीं, निष्कर्ष में कुछ हम लोग देख लेते हैं। इनका कंक्लूजन क्या दिया है इन्होंने। अंतरराष्ट्रीय संबंध मुख्य रूप से इस बात का अध्ययन है कि राज्य कैसे परस्पर क्रिया करते हैं। यथार्थवाद एक सुसंगत सिद्धांत नहीं, यह मान्यताओं का एक सुसंगत समूह है ना। मतलब ये कुछ मान्यताएं हैं, इनके कुछ सिद्धांत प्रिंसिपल नहीं है। ओके, ये यथार्थवादी सिर्फ इस पर चलेगा ऐसा कुछ नहीं है। इनमें हर एक विचारधाराएं अलग अलग समूह हैं विचारों के। ओके, यथार्थवाद अंतरराष्ट्रीय राजनीति के कानूनी नैतिकता दृष्टिकोण को खारिज करता है, अर्थात नैतिकता को नहीं मानता है। शांति को राज्य व्यवस्था में खुशी के लिए अनुकूल है, अंतरराष्ट्रीय शांति एक खतरनाक भ्रम है। अगर हो सकता है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये कहते हैं कि शांति स्थापित हो जाए, तो वो समझ लीजिए कहीं ना कहीं खतरनाक है ना। जैसे मान लीजिएगा जब आपके परिवार में शांति हो जाती है तो कहीं ना कहीं कुछ तो डिस्टर्ब है ना, रोज के माहौल में। ऐसे ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राज्य अपने विषयों एवं नागरिकों के लिए घरेलू शांति प्रदान करने के लिए युद्ध के लिए संगठित एवं सुसज्जित होते हैं। ओके, ये चीजें आपको याद रखनी है। क्लियर है यहाँ तक? विपिन, मैंने आपको शायद ऐड कर दिया है ना, जो आपने मैसेज किया था, तो वो आप लिंक भेज दीजिएगा, जिसे भी ऐड होना है वो उसमें हो सकता है। ठीक है, वो फ्री है सबके लिए। चलिए, यहाँ तक चीजें सभी को क्लियर हुई। यथार्थवाद एंड आदर्शवाद क्या है ये आपको पता होना चाहिए। नव यथार्थवाद क्या है इसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे, और इनके थिंकरों के बारे में कल हम आपको नोट करा देंगे। ओके, टाइम हो गया है तो कल ही होगा जो कुछ होगा। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई हैं आपको? चलिए, ओके, वेरी गुड। एक बार इन्हें पढ़िएगा और सुनिएगा, एक साथ सारे नोट्स मत पढ़िएगा, क्योंकि मैंने एक बार में आपको नोट्स दे ही दिए हैं। यूनिट नंबर 5 में जाएंगे, वहां आपको अपलोड होगा। ओके, तो धीरे धीरे चीजें पढ़िएगा, जितनी पढ़ाई जाए उससे 1-2 पेज आगे पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको क्लास समझने में दिक्कत ना हो। क्लियर यहाँ तक? विपिन, हो गया आपका? चलिए, थैंक यू फॉर टुडे सेशन वॉच एंड मोस्ट वेलकम। अब हम लोग मिलेंगे कल मॉर्निंग सुबह 9। ओके, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, ख्याल रखिएगा अपना, है ना। एग्जाम आ रहे हैं तो बीमार भी नहीं होना है और पढ़ना भी है ना। चलो, ओके, गुड नाइट, बाय।